ही सकता है। तो वो पैसा आता है या तो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए या पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए। मुझे उन पत्रकारों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी भी शाम को 8, 9, 10 बजे 1 घंटे न्यूज चैनल देख लीजिएगा, उसकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा ये किसके इशारे पे खेल रहा है। कई सारे इस्तीफा दे चुके हैं, कई सारे इधर उधर भी हो गए हैं, लेकिन इस एफसीआरए के खिलाफ आवाज आप लोग उठाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, जहां एक पंडित को धूर्त, एक बनिए को चोर दिखाया जाता है, आप जरा समझिए धीरे 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 हमारी आपकी मेंटेलिटी को किस तरीके से किया गया है। अगर किसी को पाखंडी दिखाना तो पंडित को दिखा देंगे, किसी को ईमान वाला दिखाएंगे। ये फ्री में नहीं होता भैया। कोई भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता, लेकिन राष्ट्रहित का सारा काम फ्री में होता है। आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको 1 रुपए किसी ने नहीं दिया होगा। आप लोग अपने खर्चे से आए होंगे, बस में आए होंगे, पैसा दे के आए होंगे, अपनी कार से आए होंगे, पूरा पेट्रोल भरवा के आए हैं, इतनी देर बैठे भी हैं। लेकिन याद रखिए, इतनी बैठक जब देश विरोधियों की होती है, सबको 1000, 2,000 रुपए मिलता भी है। आपने शाहीन बाग में नोट बंटते हुए देखा था, नहीं देखा था? 500 रुपए की नोट बंटते देखा था? इसलिए कह रहा हूं, भारत में लगभग 50,000 करोड़ हवाला के जरिए खाड़ी देशों से आता है, लगभग 50,000 करोड़ एफसीआरए के जरिए वेस्ट कंट्री से आता है, इस देश की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। और बहुत सारे तो नेताओं को खरीदा हुआ उन्होंने। 2-4 एक सांसद है दिल्ली के, भूतपूर्व है, अब तो सांसद नहीं है। आप उनका ट्वीट देखिए, वो सुबह से शाम तक दलित बनाम संवरण करते रहते हैं, सुबह शाम तक। एक ट्वीट का 50-50 हजार रुपए लेते हैं। ये सोशल मीडिया में जो जाति के आधार पे बांटने वाले दिखते हैं आपको, ब्लू टिक होल्डर, बड़े बड़े पेज वाले, याद रखिए वो फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, मोटी फंडिंग होती है। तो ट्विटर ट्रेंडिंग की फंडिंग फॉरेन से हो रही है, फेसबुक पे पोस्ट लिखने की फंडिंग बाहर से हो रही है, न्यूज एंकर्स को फंडिंग हो रही है, बुद्धिजीवियों को फंडिंग हो रही है, सांसदों को फंडिंग हो रही है, विधायकों को फंडिंग हो रही है। फंडिंग के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता सीधे दे देना, दूसरी तरीका विदेश बुला के कोई उनको अवार्ड दे के करोड़ रुपए दे देना। ये भी तो फंडिंग का तरीका है ना भाई। विदेश बुला लिया, बोले आ जाओ जी, तुम्हें दुबई में फला वाला अवार्ड दे रहे हैं, लो 1 करोड़ रुपए इसी फंडिंग इसी में दे दिए। ऐसे से हो रहे हैं। इस देश में हमारे लिए 2 बहुत बड़ा खतरा है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन दूसरा और पॉपुलेशन तीसरा। जो शिक्षा अधिकार कानून पे मैं बात करना चाह रहा था, एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट। भाई सब लोग सुनने के लिए तैयार है? जरा जोर से बोलिए। बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने लगता है 1 घंटे से ज्यादा बोल दिया, तो मैं देख रहा हूं बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊपर वाले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, ये तीसरा वाला पाप 2012 का कानून यहां बनाया गया, शिक्षा अधिकार कानून, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। ये हुआ 8वीं तक पढ़ाई करना सबका फंडामेंटल राइट है। बेटा सुनो, सामने सुनो। जब ये राइट टू एजुकेशन बना तो सब इसके अंडर में थे, मदरसे भी इसके अंडर में थे, गुरुकुल भी इसके अंडर में थे, मिशनरी स्कूल भी इसके अंडर में थे, सब इसके अंडर में थे। यह तय हुआ कि राइट टू एजुकेशन सभी स्कूलों पे लागू होगा। सभी स्कूलों पे लागू होने का मतलब कि जो बीएसए है या जो गवर्नमेंट के हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो जाके ऑडिट करेंगे, टीचर की एलिजिबिलिटी क्या होगी उसको टेस्ट देखेंगे, टीचर कौन होगा है उसको भी वो गवर्नमेंट तय करेगी, भाई टीटी पास होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, जो भी है।
जाके ऑडिट देखेंगे क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला कौन है, किताब कौन सी है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ये ऑडिट का सिस्टम होगा। आप लोग गूगल करिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राहुल गांधी राइट टू एजुकेशन, बाद में गूगल करिएगा। 2012 में राहुल गांधी की दारुल उलूम देवबंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठक होती है और अगले सेशन में एक बिल लाया जाता है। वो कहते हैं हम मदरसे को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में नहीं रखना चाहते। अगर तुम कुछ गलत नहीं पढ़ाते हो, अगर कोई गलत काम नहीं करते हो, तो शिक्षा अधिकार कानून के दायरे से भागने की क्या जरूरत है? उन्होंने डिमांड किया और कांग्रेस की सरकार ने 2012 में अमेंडमेंट पेश किया और मदरसों को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। हंगामा न हो इसलिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। मैं ये कह रहा हूं, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, खुली किताबें आके देख लो। गुरुकुल में टीचर कौन होते हैं आके देख लो। गुरुकुल की फंडिंग कहां से आ रही है आके देख लो। गुरुकुल तो चलाना ही मुश्किल है, बेचारों फंडिंग ही नहीं, बिना फंडिंग के खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन मदरसों की भी फंडिंग चेक होनी चाहिए, मदरसों की भी तो ऑडिट होनी चाहिए। मदरसों का टीचर कौन है, उसकी भूमिका क्या है, वो भारत का रहने वाला है कि पाकिस्तान का रहने वाला है कि बांग्लादेश का रहने वाला है, वो किताब कौन सी पढ़ाई जा रही है, ये टेस्ट होना, चेक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये महापाप करके उन्होंने 2 धारा जोड़ दिया 2012 में राइट टू एजुकेशन में और मदरसे को बाहर निकाल दिया। उसका जो अमेंडमेंट है उसको भी मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सरकार को नोटिस जारी हो चुका है और सांसद उस काम को संसद में उठाएं चाहे ना उठाएं। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है, आज ही मेरी चर्चा हुई है। बहुत जल्द मैंने, अभी पारस जैन जी यहां बैठे, हमने कहा इसको जो है आप इंदौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करो। एक हाई कोर्ट और हो जाएगा तो मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगा सुप्रीम कोर्ट। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूं राइट टू एजुकेशन को एक शब्द जोड़ दीजिए, इक्वल। नाम क्या है उसका, राइट टू एजुकेशन। उसमें इक्वल जोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून, एक इक्वल जोड़ते क्या हो जाएगा, समान शिक्षा अधिकार कानून। अभी वो 6वीं से 14 साल तक लागू होता है, यानी फर्स्ट से लेकर 8वीं तक लागू होता है। उसको आप 14 से क्या कर दो, 18 कर दो या 16 कर दो, यानी 10वीं तक या 12वीं तक इस देश में समान शिक्षा अधिकार कानून ऐसे लागू हो जाएगा। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वन नेशन वन सिलेबस लागू करना कोई चंद्रमा पे जाना नहीं है, बहुत आसान है। जिस संसद ने राइट टू एजुकेशन बनाया उस संसद के पास पावर है, वो इक्वल वर्ड जोड़ के उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दे। जिस संसद ने उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल किया, उसको पावर है कि वो 6 से 18 साल कर दे। 6 से 18 का मतलब 1 से 12वीं तक, तो 12वीं तक इस देश में समान शिक्षा हो जाएगी। बच्चा गरीब का हो, अमीर का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, किसी का भी हो, किताब उसकी एक होगी। बंगाल वाला बच्चा बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, यूपी बिहार मध्य प्रदेश वाले हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन किताब तो एक हो जाएगी ना। होगी नहीं होगी? इसका फायदा होगा कि नहीं होगा? सांसदों को यह काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सांसद अपना काम करें चाहे ना करें, लेकिन हमने कर दिया है, हमने इसको कोर्ट में कर दिया। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म एजुकेशन अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। इनफैक्ट अभी कल ही सुनवाई थी, कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी। उसके लिए भी हम बहुत जल्दी ही एक किसी और हाईकोर्ट में करके इस विषय को भी हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। मेरा यह मानना है कि इस देश में जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, सामाजिक समरसता हो, सर्वधर्म संभाव हो, नारी तू नारायणी हो, सबका साथ सबका विकास हो, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति, उत्तरकांड की चौपाई है ये। वो तभी फलीभूत होगा इस देश में, वास्तव में भारत में राम राज्य तभी आएगा जब समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो,
ये 5 करोड़ घुसपैठिए जो यहां बैठे हैं इनको निकाला जाए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण हो, तभी तो राम राज्य आएगा। तो ये राम राज्य आए, इसके लिए जगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सांसदों को जगाने की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट को जगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जगाने का 2 तरीका है, या तो सड़क पे उतरिए या तो सोशल मीडिया का उपयोग करिए। जो सड़क पे उतर सकते हो सड़क पे उतरे, जो सड़क पे नहीं उतर सकते सोशल मीडिया का उपयोग करिए। सोशल मीडिया को राष्ट्रहित के लिए उपयोग करिए, राष्ट्र के चिंतन करिए, भारत में जो समस्या है उनका चिंतन करिए, उसका उपयोग करिए। देखिए कैसे फटाफट परिवर्तन होगा। और अगर यह परिवर्तन अब नहीं हुआ तो कब होगा? आज के प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री आपको देखने को मिला क्या? दुनिया का एक प्रधानमंत्री बताइए, दुनिया का मुझे एक प्राइम मिनिस्टर बताइए जो भारत के प्राइम मिनिस्टर के बराबर मेहनती हो। भारत के हमारे प्रधानमंत्री के इतना ईमानदार दुनिया का कोई एक पीएम बताइए। इतना मेहनती, इतना राष्ट्रवादी, इतना ईमानदारी से काम करना, इतनी पैशनेट है कोई क्या? लेकिन जो भारत की समस्याएं फिर वो कम क्यों नहीं हो रही हैं? कम क्यों नहीं हो रही हैं? मैंने कहा था मिस्त्री बहुत अच्छा हो, जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा घर अच्छा। नाई कितना ही अच्छा हो, जब तक उसका चाकू और छुरा ठीक नहीं होगा तब तक बाल ठीक से। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी दवा नहीं अच्छी होगी, ऑपरेशन थिएटर का सामान अच्छा नहीं होगा, ऑपरेशन ठीक से। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितने ही अच्छे हों, जब तक कानून अच्छे नहीं होंगे, न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक समस्याओं का समाधान। बार बार जैन साहब एक जुडिशरी की बात कर रहे थे, तो 10 मिनट और 5 मिनट और ले सकते हैं ना? अभी दिसंबर का महीना है। हाँ, अभी दिसंबर का महीना है। दिसंबर में 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद हो रही है। भाई अंग्रेज जाते थे यहां से वापस, उनको तो 2 हफ्ते चाहिए था, क्योंकि उस समय जहाज भी ठीक से नहीं था। पानी वाले जहाज से जाते थे, उनको पहुंचने में टाइम लगता था, आने में टाइम लगता था, और उनको क्रिसमस मनाना था, उसलिए 2-3 हफ्ते छुट्टियों बात समझ में आती है। गर्मियों में उनको गर्मी यहां की बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मई में चले जाते थे, जून तक वहीं रहते थे, जुलाई में लौट के आते थे। ये बात तो समझ में आती है। और आने में 1 हफ्ता, जाने में 1 हफ्ता। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट केवल 190 दिन काम करता है, 190 डेज, और वो भी 10:30 बजे शुरू होती है, 4 बजे बंद। बीच में 1 घंटे का लंच भी है, 1 से 2। 10:30 बजे शुरू हुआ, 1 बजे लंच हो गया, 1-2 बजे तक लंच खत्म हुआ, 2 फिर सुनवाई शुरू हुई, 4 बजे फिर बंद। मैं इस पे आप लोगों की राय लेता हूं, ये छुट्टी ज्यादा है कि नहीं, जरा बताइए। ज्यादा है कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं 250 दिन नहीं, कम से कम 225 दिन तो चलाओ। कम से कम 225 दिन, मैं तो कह रहा हूं 250 दिन चला जा सकता भैया। 1 हफ्ते का विंटर वेकेशन रख लो, 1 हफ्ते का समर वेकेशन रख लो। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते का विंटर वेकेशन, 6 हफ्ते 7 हफ्ते का समर वेकेशन। ये तो अंग्रेज किया करते थे, जब उनको पानी के जहाज से आते जाते थे, उनको गर्मी यहाँ बर्दाश्त नहीं होती थी, उसके बाद उनको क्रिसमस वहाँ मनाना हो, तो वो समझ में आती है। लेकिन आज की डेट में तो इस पे दूसरा, अभी बच्चे, भारत के कई सारे एरिया में बड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन वही काला कोट, वही काला गाउन, क्यों? थोड़ा रंग बदल नहीं सकता क्या? अरे कोट जरूरी है, होना चाहिए, टाई होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक ड्रेस होना चाहिए, लेकिन वो काला कोट, काला गाउन इतना लंबा वाला, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहां तो एसी लगा हुआ है। मैं तो बेचारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को देखता हूं, वहां एसी होता नहीं, वो पंखा यूं यूं चलता रहता है, हालत खराब हो जाती है उनकी। और जब तक वकील कंफर्ट नहीं होगा, आराम से नहीं होगा, तो बहस कहां से करेगा? वो पसीना पोंछता रहेगा, उसका आधा दिमाग तो पसीने पे लगा रहेगा, और जब वो पसीने पे लगा रहेगा तो ठीक से वो न्याय कैसे दिलवा पाएगा? इस देश में वास्तव में आज की डेट में एक कड़वी बात मैं कहने जा रहा हूं, न्याय हो नहीं रहा है।
बल्कि न्याय बिक रहा है। न्याय हो नहीं रहा है, बल्कि न्याय बिक रहा है। पेशकार पैसा लेता है तारीख लगाने के लिए। और कल तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब का जो वो था पीछे वाला, क्या कहते हैं उसको, अर्दली, वो तो बाकायदा पेटीएम का उसने स्टिकर लगा रखा था। वो पेटीएम के स्टिकर से ले रहा था। इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो अपराध खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर हवाला की फंडिंग रुक जाए, माओवाद खत्म हो जाएगा। काला धन, हवाला की विदेशी फंडिंग रुक जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार का मतलब काला धन, हवाला उसी में आ गया। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, खालिस्तान का अलगाववाद दम तोड़ देगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, धर्मांतरण रुक जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये जिहाद रुक जाएगा। ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है ये बंद हो जाएगा। आखिर अल्टीमेटली ये जो महापाप किए गए संसद में, ध्यान से, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, समझिए इसको। ये जो संसद में महापाप किए गए, किस लिए किए गए? अल्टीमेट गोल क्या था? सत्ता। अल्टीमेट गोल क्या था? सत्ता। सत्ता क्यों चाहिए? पैसा के लिए। सत्ता किस लिए चाहिए? और फिर पैसे से फिर क्या करेंगे? सत्ता। और फिर सत्ता से फिर क्या करेंगे? तो पैसा सत्ता, पैसा सत्ता, पैसा सत्ता, पूरा खेल चल रहा है। हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया है, कोर्ट में चल रही है सुनवाई। मैंने कहा प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाओ। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दें तो पहला फायदा यह होगा कि शहरों की प्रॉपर्टी की कीमत 20% डाउन आ जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा, ये बहुत सारे सफेदपोश जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये पकड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म कर दें तो वास्तव में लोग गलत नीयत से जो आ रहे हैं वो आना रुक जाएंगे। जुडिशियल रिफॉर्म कर दें। एक मेरी PIL इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको। एक मैंने PIL फाइल किया 2016 में कि भाई सांसदों विधायकों के लिए इतनी सारी VIP व्यवस्था है, मंदिर में VIP, यहां VIP, वहां VIP, इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाओ और इनका मुकदमा 1 साल के अंदर ठीक करो। और उस मेरी PIL के बाद पूरे देश में MLA MP कोर्ट बन गई है, भोपाल में भी बनी हुई है। और उस MLA MP कोर्ट का फायदा हुआ, पिछले 2 साल में 150 सांसद विधायक, पिछले 2 साल में उसमें हमारा यूपी का जो बतौलेबाज आजम खां भी पकड़ा गया। अब MLA MP कोर्ट बन गई। अब मैंने एक PIL और फाइल किया कि अभी ये जो सजा याफ्ता है, इनके चुनाव लड़ने पर केवल 6 साल का बैन है। मैंने कहा इनका लाइफ बैन करो। 6 साल बैन क्यों? इनको लाइफ बैन। जो सजा याफ्ता है, भाई जब सजा याफ्ता आदमी हवलदार नहीं बन सकता, थानेदार नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, वो सांसद विधायक कैसे बन सकता? तो इनका लाइफ बैन करो। भगवान ने चाहा तो उसका भी फैसला इसी साल हो जाएगा। जब वो एडमिट हो गई, मैंने एक PIL और किया। हमने कहा सजा याफ्ता है, लोग पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लालू, चौटाला, शशिकला, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन के वो टिकट बांट रहे हैं। तो सजा याफ्ता के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी बैन करो, लाइफ बैन करो। तो वो भी एडमिट हो गई है। एक विषय मुझे लगता है मेरे से मिस हो गया था, मैं 5 मिनट कवर करना चाहूंगा। मैं जैसे ही आया तो मेरी मुलाकात यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक विषय कहा था बोलने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट उसको रख देता हूँ।